प्लस वहां से जी 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 कहाँ गायब हो? पता है बोर्ड का एग्जाम कब है? प्री बोर्ड जब है वही बोर्ड है, क्योंकि प्री बोर्ड का मतलब क्या होता है? बोर्ड से पहले, ठीक है, प्रायर बोर्ड। एक हो चुका है रिजल्ट, कल था साइंस का, बहुत ही अच्छा गया होगा। अच्छा ही है रिजल्ट होने के बाद कैसे लिखे तो चलो ओके चलो आज स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चालू है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी मींस यू नो दैट व्हाट इट इज मेड अप ऑफ चार्जेस। ये किसके बने होते हैं? ओहो, स्टैंड बाय मोड पे चला गया। ओके ठीक है, तो दैट इज मेड ऑफ व्हाट? चार्जेस। ओके, अब दो तरह के जब चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे वन इज प्लस एंड माइनस, तो अगर ये चार्जेस सरफेस पे हैं, सिर्फ मूव ना करें, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कहलाती है? स्टैटिक, ठीक है, जैसे रब के स्केल, ये सब, ठीक है, जो कि आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहां पे 10th में क्या है? दैट इज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी, मींस जो चार्जेस के किसकी वजह से है? मूवमेंट की वजह से। यानी जब चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा? दैट विल गिव यू व्हाट? करंट इलेक्ट्रिसिटी, मींस दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज। अब ये जो चार्ज है प्लस या माइनस, इट इज हैविंग द डुअल नेचर, ठीक है। तो प्लस और माइनस का मतलब क्या हो गया? दे हैव द अपोजिट नेचर बेसिकली। अगर ये प्लस चार्ज जिस डायरेक्शन में, प्लस किसका होता है? प्रोटॉन, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी। पॉइंट समझ में? और इसी तरह जब निगेटिव चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। और जनरली हम इलेक्ट्रॉन को क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस से प्रोटॉन का मूव करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट इलेक्ट्रॉन्स का अपने शेल से मूव करना, और किनका? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, नॉट बॉन्डेड, क्योंकि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो तो बॉन्ड में है ना, और जो बॉन्ड में है जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां पे किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की, बट दे आर फ्री। तो इसीलिए वो एलिमेंट्स या वो मटेरियल जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या कर पाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, जैसे मेटल्स। क्यों? क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे, वरना प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। क्यों? बिकॉज द प्लास्टिक इज नॉट हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे ये इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज मूव करेगा जिस डायरेक्शन में, तो उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करेगी? That is electricity. And the energy which is being produced, that is called what? The electrical energy. ठीक है, तो होता क्या है कि कोई भी, अगर हम मेटल का एग्जांपल लें, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, वो इन अ नॉर्मल स्टेट, जैसे मान लीजिए कोई आयरन की रॉड है या एक तार है, अभी आपने उसको कनेक्ट नहीं किया हुआ, पोटेंशियल नहीं दिया, ठीक है, तो अगर एक तार है तो उस वक्त उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है? दे आर मूविंग इन जिगजैग पोर्शन, ठीक है, यानी कि वो कैसे मूव करते हैं? जिगजैग मूव करते हैं। और जो उनका नेट आता है मूवमेंट निकल के, वो क्या आता है? जीरो। इसीलिए जब आप उस तार को छूते हो जो किसी पोटेंशियल से कनेक्टेड नहीं है, तो आपको क्या लगता है? नथिंग, क्योंकि उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन को आप क्या देते हो? पोटेंशियल, ठीक है, मींस अगर एसी करंट है तो आपने क्या दिया? दोनों वायर्स सॉकेट के पॉइंट में इंसर्ट किए, ठीक है, या अगर डीसी करंट है तो एक कोना तार का एक एक पार्ट से कनेक्ट किया,
और दूसरा जो है वो दूसरे से कनेक्ट किया, मान लीजिए सेल है, तो जब आप वायर को कनेक्ट करते हो, ठीक है, आपने कनेक्ट किया, तो जैसे आपने कनेक्ट किया तो आपने क्या दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब ये पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो चार्ज है, अब जबरदस्ती मूव होंगे। पॉइंट समझ में है? वो जबरदस्ती मूव होंगे, और जब जबरदस्ती मूव होती है, जैसे अभी अबू जैद कोचिंग नहीं आना चाह रहे हैं और मैं जो हूं अबू जैद को खींचूं कि चलो, तो अबू जैद कहेंगे ना ना, मैं कहूंगा खींचूं या ना ना, तो क्या होगा कि अबू जैद एक वक्त आएगा मैं खींचूंगा और अबू जैद अपने पैर से एकदम कार्टून, देखा होगा ना कार्टून, तो क्या करेंगे अबू जैद जो है वो ड्रिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे, ड्रिफ्ट। हेलो, नमस्कार मुकेश जी, 2 दिन से बीएसएनएल की हालत बहुत खराब है। नहीं तो ये इनके वहां आ रहा है, मेरे सामने स्टूडेंट बैठा हुआ, उसके वहां चल रहा है, वो उमर के वहां चल रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अरे अब चल रहा है कि नहीं, वो कमिट करो, वो आ रहा है, वही मैंने कहा कि मेरा बीएसएनएल चल रहा है। वो तो आइडिया वालों को मैं कोटि कोटि नमन है उनका, कि वो मुझे 12-13 एमबीपीएस की इस वक्त स्पीड दे रहे हैं आइडिया वाले, तो मैं चला पा रहा हूँ क्लास को। नहीं तो हाँ, और क्या, आइडिया की बहुत अच्छी स्पीड आ रही है, तो वही मैं कह रहा हूँ क्या दिक्कत है, देखें जरा, 2 दिन हो गया। हालांकि उमर के वहां भी आ रहा है और इनके वहां भी आ रहा है, रणवीर के वहां भी आ रहा है। हम्म। नहीं तो ऐसा नहीं होना, अगर कहीं बोले तो कंप्लीट बंद होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं भी क्लास लेके फिर बात करता हूँ, ठीक है। ओके ओके, नमस्कार। हम्म। प्रोटॉन है, हम्म। प्रोटॉन फ्री है नहीं, हम्म। तो वो फ्लो कर नहीं पाएगा। हाँ। सर तब फ्लो, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को दिखाते हैं। हम्म। सर तब जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उधर ही इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करना चाहिए, उधर ही करते, क्योंकि प्रोटॉन तो फ्लो करेगा नहीं। नहीं तो यहाँ पे वही चीज है ना, कि यहाँ पे जो बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मेटल्स की बात हो रही है। प्रोटॉन्स जो मूव करेंगे, जैसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, समझ में आए? जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे आप स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर्स, दे आर नॉट मेटल्स नॉट नॉन मेटल्स, दे आर इन बिटवीन, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे डिफेक्ट्स काम करते हैं। तो प्रोटॉन का मूवमेंट ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन का अगर बीम आप मूव कराओगे, जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स नाइट में आपने पढ़े, प्रोटॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, तो वहां प्रोटॉन पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो जब प्रोटॉन मूव करेगा तो जाहिर सी बात है चार्ज दैट विल क्रिएट व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आमतौर से, ये तो कहा जा रहा जनरली, आमतौर से वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है आमतौर से। यानी कि जो आपका आयरन का बार है, मान लो ये आयरन का बार है, इसमें आयरन के एटम्स है, तो अब जब आपने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो अब इसमें जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो बॉन्डेड है ना, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे। और मूव ऐसा नहीं है कि भाग दौड़ रहे हैं, मैंने बताया था, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन टू नेक्स्ट, वन टू नेक्स्ट, ठीक है। तो दैट इज द सिचुएशन। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो दे ड्रिफ्ट, वो खिसकते हैं, फ्रिक्शन होता है, रगड़ते हैं, तब वहां से क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। एंड दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट प्रोड्यूसेस व्हाट, करंट। विच करंट, इलेक्ट्रिक करंट। पॉइंट समझ में? करंट तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही प्रोड्यूस करते हैं current। हाँ, ड्रिफ्टिंग, यानी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही अगर करंट फ्लो करेगा, तब तो एक रखे हुए तार में भी करंट आना चाहिए। मींस व्हाट, देयर इज अ डिफरेंस एंड देयर इज एन, यू कैन से कि अप्लाइड डिफरेंस, मतलब एक जबरदस्ती उनको मूव कराया जा रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एक फ्रिक्शन आ रहा है, ड्रिफ्ट आ रहा है। तो इसलिए याद हो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से, लेकिन जब वो ड्रिफ्ट करता है, ठीक है, जब वो ड्रिफ्ट करता है तो वो जो ड्रिफ्टिंग है, जिसकी वजह से रगड़ होती है, उस रगड़ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वही आपकी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑब्वियसली। अब इसको हम एज्यूम करेंगे, जैसे मान ली साउंड एनर्जी, ठीक है, ट्रेवल कर रही है, लेकिन जब साउंड एनर्जी की इमेजिनेशन पे जाएंगे तो देयर इज अ डेप्थ, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कहां से हो रही है, दैट इज ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन से ड्रिफ्ट हो रहे हैं, और जितना ज्यादा ड्रिफ्ट करेंगे उतना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ज्यादा। इसलिए आप देखिए कि एक जो वायर है, जो मोटा वायर होता है,
तो वो किस में लगाया जाता है? हैवी अप्लायंसेस में, ठीक है। और जो पतला वायर होता है किस में लगाया जाता है? लाइटर अप्लायंसेस में, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हैवी अप्लायंसेस ज्यादा पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, वो ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वो एनर्जी उनको ज्यादा चाहिए काम करने के लिए, पावर चाहिए ना, ठीक है। तो एनर्जी से ही तो पावर मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है, तो जब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने चाहिए, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कब होंगे? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज क्या है? आई इंटू टी। वो डिपेंड करेगा कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम पे, इसीलिए ज्यादा ड्रिफ्टिंग होगी तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, पतला वायर होगा गल जाएगा, इसलिए मोटा वायर लगा। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिधर होगा उसी के ऑपोजिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। इसीलिए करंट, आपने सुना होगा एयर करंट, वाटर करंट, करंट से ये नहीं है बिजली के झटके, यहां पे लिखा जाता है क्या आगे? इलेक्ट्रिक करंट। करंट का आज मीनिंग जाके देखना उस पे गूगल पे, करंट इट्स हैविंग अ वेरी जनरल मीनिंग। आप उस फिनोमिनन को वाटर के साथ जोड़ दो तो वाटर करंट है, एयर के साथ जोड़ दो तो एयर करंट है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ जोड़ दो तो इलेक्ट्रिक करंट है, जो कि हम कभी कभी महसूस करते हैं, गलती से अगर तार छू लिया, समझ रहे हैं? तो वो चीजें होती है, तो वो इसमें वहां की बात हो रही है। वी आर सीइंग ओनली द कन्वेंशंस, दैट इज अ साइन, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट की, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी दैट वाज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और मूवमेंट कब करेगा? जब इसको क्या मिलेगा? पोटेंशियल, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय दैट इज आई, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट किससे डिनोट किया जाता है? आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? दैट इज एम्पियर, ठीक है। याद रखे हैं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, डिटेल्ड ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उन सारी चीजों को सम अप किया जा रहा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है मेरा फोकस रहेगा, पूरा सीबीएसई बोर्ड ही फोकस रहेगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा कि एक चीज जो सब में कॉमन है वो है डेफिनेशन, डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की, वोल्टेज की, रेजिस्टेंस की, इन सारी चीजों की जरूर याद रखें। और एक स्पेशल डेफिनेशन जरूर याद रखें, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 ओम, ये जरूर। और वो कब आता है, एक चीज मैं बता रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से समझ लेगा, वो सब पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी जैसे हम यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट किसकी वजह से? चार्जेस की वजह से। चार्जेस का साइन क्या होता है? क्यू, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? दैट इज कूलम, ठीक है। तो करंट की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड करेगी ना कितने चार्जेस कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये रोड है, अगर 1 घंटे में यहां से 2 लोग क्रॉस करते हैं तो जाहिर सी बात कहेंगे भाई बिजी रोड नहीं है, और यहाँ पे 1 घंटे में 1000 लोग क्रॉस करते हैं, बहुत बिजी रोड है, समझ गए? तो इसका मतलब जो करंट की इंटेंसिटी है, ये यहाँ पे जो डिस्टरबेंस होगा, उस डिस्टरबेंस की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? कितने लोग कितने टाइम में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है? दैट इज आई इज इक्वल टू व्हाट? Q by T, और you can say Q is equal to what? IT, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। Q is what? IT means the rate of flow of charge in per unit time, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। यस शशांक, व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस पे अभी आएंगे, अभी तो करंट और चार्ज पे चल रहे हैं ना। पोटेंशियल, अब देखो पॉइंट को समझे, ठीक है। पॉइंट को इसलिए समझे कि अब हम रिवीजन कर रहे हैं, हम ये जान चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, सब कुछ जान चुके हैं। तो रिवीजन में सब सम अप किया जा रहा है ना, तो इसीलिए मैं सीक्वेंस से नहीं पढ़ा रहा हूं कि दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज चार्ज, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज रेजिस्टर, ठीक है। सब कुछ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि माइंड में एक एक चीज बैठ जाए। नाउ दिस इज व्हाट द चार्ज व्हिच इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ व्हाट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, दैट इज आई। अब यहां पे अगर आपसे बोला जाए कि डिफाइन 1 एम्पियर,
यहां पे बोला जाए डिफाइन 1 एम्पियर, तो एम्पियर क्या है? करंट। तो सबसे पहले देखा जाए कि करंट का फॉर्मूला क्या है। तो करंट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक है, तो अब यहां पे करंट क्या रखना है हमें? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर हमने करंट रख दिया। ठीक है, 1 कब आ सकता है स्टैंडर्ड डिवीजन में? जब ये चार्ज भी 1 कूलम्ब हो और टाइम भी क्या हो? 1 सेकेंड हो। तो बन गई डेफिनेशन कि 1 एम्पियर क्या होता है? व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स 1 एम्पियर ऑफ करंट। दैट्स इट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन 1 कूलम, ठीक है, तो 1 कूलम को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कूलम क्या है? चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू आई टी। तो Q 1 कूलम कब होगा स्टैंडर्डली? कि जब करंट क्या होगा? 1 एम्पियर, और वो मल्टीप्लाई किया किससे जाएगा? 1 सेकेंड से। 1 इंटू 1 ही 1 देगा। तो ये बन गई आपकी डेफिनेशन किसकी? 1 कूलम की। कि व्हेन 1 एम्पियर ऑफ चार्ज, सॉरी, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज फॉर 1 सेकेंड, ठीक है, देन इट कैरीज 1 कूलम ऑफ चार्ज। दैट्स इट। ठीक है, तो वही जो आपका 1 एम्पियर, 1 कूलम, 1 वोल्ट, वो सब का सब उसका फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है। सिंपल फॉर्मूला लिखो और 111 पुट कर दो और उसी को सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट, लेकिन आप इसको रिवाइज जरूर करें ताकि वहां पे हमें सोचना ना पड़े, वहां पे हम डायरेक्ट फौरन लिख दें। ठीक है, ये नहीं, ये उस दिन के लिए तैयार करके नहीं रखना है। मैंने कॉन्सेप्ट ये इसलिए बताया ताकि जब आप याद करो, यानी जब आप पढ़ोगे, तो पढ़ने में आपका फॉर्मूला जो होगा वो आपको सामने आएगा। ठीक है, कि अच्छा 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो इट इज गिविंग यू द आइडिया ऑफ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ करंट। दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 1 एम्पियर 1 वोल्ट वाले पे वर्क करना है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, यस, ओके, ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पे बात हो रही थी करंट की, चार्ज की। अब बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भाई 1 कूलम ऑफ चार्ज, क्योंकि जाहिर सी बात है चार्ज जो है वो किसकी वजह से? प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यू कैन से जनरली द स्मॉलेस्ट एंटिटी। तो इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट चार्ज परसिस्ट, अब हम हायर फिजिक्स की बात यहां पे नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? 10th की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आगे अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट एंटिटी जिसके ऊपर चार्ज है, तो जाहिर सी बात है उसका चार्ज भी क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा ना। जैसे मिसाल के तौर पर ये सबसे छोटा पार्टिकल है जो मैंने बोर्ड पे बनाया, ये सबसे छोटा पार्टिकल है जो मैंने बोर्ड पे बनाया, और इसका मास है 1 ग्राम। तो ये बताओ सबसे कम मास पूरी दुनिया में क्या एग्जिस्ट कर सकता है? मतलब ये थियोरेटिकल है, नॉट प्रैक्टिकल। कितना एग्जिस्ट कर सकता है? 1 ग्राम। क्योंकि ये क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल, तो इसका मास भी क्या होगा? सबसे सबसे कम मास होगा पूरी दुनिया का। ठीक है, तो इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वो तो -1, तो वो ऐसे कैलकुलेशन के लिए चार्ज, ये देखिए 991211। बताओ भाई, अब ये देखिए, यहां पे ग्राम में आ रहा है आंसर। मैं कहा, इधर तो जगह नहीं है, इसको मैंने बंद कर रखा है, मैं यहां से छलांग लगा लूंगा। चार्ज, आई एम नॉट टॉकिंग मास। अच्छा, वो पहले का है। हम्म, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कुछ इस टाइप से होता है। अच्छा, ये बताओ प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? यस,
जितना इस पे है, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। ठीक है, तो अब यहां पे हुआ कि मान लीजिए 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बना रहे होंगे। तो यहां पे ये आ जाता है Q, दैट इज चार्ज। लेकिन I किसकी बात हो रही है, करंट की। तो चार्ज का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज Ne, क्योंकि टोटल चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो यहां पे वही हुआ कि व्हाट इज Q इज इक्वल टू Ne इज द सेकेंड फॉर्मूला फॉर द चार्ज। अब वो वाला कब यूज करेंगे, जब करंट की बात होगी। ये वाला कब यूज करेंगे, जब चार्ज की बात होगी या नंबर्स की बात होगी। तो अब यहां पे हमें नंबर कैलकुलेट करना है, कितना है कूलम, 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 10⁻⁻19 ऊपर कितना आ जाएगा, 10⁻19, और 1 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना होगा। कोई इतना 30 मार्का भी नहीं बन पाया कि फौरन कर दे, जल्दी से आप इसको चला लें पेन और कॉपी। कॉपी चलाने में इतने दिक्कत, लॉकडाउन एक सीबीएसई को ऑनलाइन ही एग्जाम कर देना चाहिए, आदत खत्म हो गई लिखने की। यहाँ पे सोचो मेरे पेन टैबलेट पे एकदम निशानात पड़ गए हैं, देखो यहाँ, ओह ये तो Q इक्वल टू Ni अभी तक लिखा हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये देखो डायग्राम बन रहा है यहाँ पे, ये सबूत है। एक आंसर आया 0.6, दूसरा है 0.16, कॉन्ट्रडिक्शन है, तो हम तीसरे आंसर पर डिपेंड। 0.6, तो ये हो गया 0.6, इसका मतलब 6 इंटू 10⁻18 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम ऑफ चार्ज डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात थी चार्ज और किसकी, करंट की। अब बात आगे बढ़ाते हैं वोल्टेज। ठीक है, अब वोल्टेज का कॉन्सेप्ट क्या है, वोल्टेज का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वोल्टेज कहते हैं किसको है, कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज। जैसे मैंने उमर को एक थैला दे दिया, उमर प्लीज आप यहां से थैला लेके जरा वहां तक, तो उमर ने क्या किया, काम करेगा ना, यहां से थैला लेगा, फिर उसमें कुछ फल फ्रूट होंगे, और फिर उसको लेके पहुंचाएगा दूसरे तक। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसमें अफसोस वाला एक्सप्रेशन की जरूरत थोड़ी मतलब थैला, अच्छा नहीं तो यूं किया तो मतलब अफसोस। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू वन पॉइंट, या फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक चार्ज को मूव। तो जब, क्योंकि हमें यह पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मूवमेंट ऑफ चार्ज की वजह से है, तो मूवमेंट कब होगा, व्हेन देयर विल बी अ डिफरेंस। ठीक है, किसके डिफरेंस में, जब एयर का मूवमेंट होना होना होता है तो एयर का डिफरेंस चाहिए, जब वाटर का मूवमेंट होना होता है तो वाटर के लेवल का डिफरेंस चाहिए। पॉइंट समझ में आया, जब आपका बॉल का मूवमेंट अगर होना है तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मतलब जिससे वो कनेक्टेड है, जिससे उसका वर्क कनेक्टेड है, उस चीज का डिफरेंस चाहिए। वाटर लेवल का डिफरेंस मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। टंकी एक हाई लेवल पे होगी, एक लोअर लेवल पे होगी, यानी टैप, तभी पानी फ्लो करेगा। इसका मतलब है कि वोल्टेज मतलब क्या है, वोल्टेज इज व्हाट, बेसिकली द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्यों होगा, जब वहां पे क्या होगा, एक डिफरेंस होगा, किसका, पोटेंशियल का, किस चीज के पोटेंशियल का, चार्ज के पोटेंशियल का। ठीक है, कि एक जगह चार्ज क्या होंगे, बहुत ज्यादा, पावर स्टेशन, वहां पे क्या है, बिजली घर, बिजली पैदा हो रही है, बन रही है, स्टोर हो रही है। ठीक है, और ये हमारा नन्ना मुन्ना सा घर, और यहां पे क्या आना है, बिजली दौड़नी है। तो जब बिजली दौड़नी है तो जाहिर सी बात है इसका और इसका एक डिफरेंस चाहिए ना, और डिफरेंस एक डिवाइस मेंटेन करती है, जिसको आप क्या बोलते हो, स्टेबलाइजर, स्टेबलाइज करती है, लोग स्टेबलाइजर बोलते हैं, बेसिकली वो क्या है, स्टेबलाइजर है, वो स्टेबलाइज करता है, हाई टू लो टू हाई। ठीक है, तो अब यहां पे एक डिफरेंस चाहिए, तभी ये चार्ज मूव होगा घर तक, और जब मूव होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी,
जिस एनर्जी को हमारा डिवाइस यूज करेगा, और लाइट जलेगी, पंखा चलेगा, कूलर चलेगा, एसी चलेगा, लैपटॉप चलेगा, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो यहां पे वही चीज हो रहा है कि ये जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि जो एक बॉडी चार्ज्ड है वो किसकी वजह से? उस चार्ज पार्टिकल की वजह से। तो वो जो चार्ज पार्टिकल है उस पूरी बॉडी में जिसके पास जो एनर्जी है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और जब ये एनर्जी पहुंचती है तो वो पूरे बॉडी को क्या कर देती है? चार्ज कर देती है। और जब आप एक डिफरेंस दे दोगे तो ये चार्ज क्या करेगा? मूव करना शुरू कर देगा। इसीलिए वोल्टेज क्या कहते हैं? वोल्टेज इज व्हाट? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू वन पॉइंट और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दैट इज व्हाट द वोल्टेज। सिंपल। तो वोल्टेज मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो जाहिर सी बात है, अब इसको आप जब लोगे तो इसके एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। लेकिन देसी यूनिट क्या होती है जिसको कह सकते हैं? देसी यूनिट क्या है? देखो, वर्क डन क्या है? जूल। यानी कितना काम किया गया एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ये जो आप बार बार कह रहे हो कि इतना एनर्जी लगी, इतना जूल लगा, पॉइंट को समझना। अक्सर बच्चे वोल्ट और जूल को कनेक्ट नहीं कर पा रहे यहां पे। ठीक है, तो मैं बार बार इस चीज को बोलूं, भाई 200 जूल लगा 3 कूलम ऑफ चार्ज को यहां तक लाने के लिए, 500 जूल लगा 3000 कूलम को यहां पे लाने के लिए। तो बार बार मैं बोलूंगा कि बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। अरे हाँ, इसीलिए बताएं। ऑनलाइन समाज वाले बताएं भाई। ऊपर देखिए छत है। 0.16 आ रहा है। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। वो तो मैंने मिटा भी दिया। 1/1.6 था। क्या 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 रहा है ये तो बताओ। सही नहीं कर पा रहा है। अरे गलत कौन है? ये तो बताओ ताकि उसको करेक्ट किया जा सके। अच्छा, ओके, मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलो, ग्रीन सिग्नल मिल गया। तो यहां पे बात हो रही है किसकी? वोल्ट की। तो देखो, मैं बार बार इस चीज को बोलूं कि इतना डिफरेंस, इतना एनर्जी लग रही है इतने चार्ज को कैरी करने के लिए, तो इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट बोलने की क्या जरूरत है? मैं क्या बोलूं? वोल्टेज इज 200, वोल्टेज इज 180, वोल्टेज इज 100। अब पॉइंट समझ में आया? तो वही चीज कनेक्ट कर रही है। तो वोल्टेज इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंस्ड इन कैरिंग अ चार्ज। यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया? वर्क डन। सिंपल। इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन टू नेक्स्ट। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो है, अब 1 वोल्ट, हाँ 1 वोल्ट डिफाइन करने की। तो अगर 1 वोल्ट हमें डिफाइन करना हो तो V की जगह क्या कर दिया? 1 वोल्ट। मतलब ये समझने के लिए, दिस इज नॉट यू आर गोइंग टू डू इन फेयर। ठीक है, वहां तो आप डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वर्क कितना होना चाहिए? 1 जूल। और चार्ज कितना होना चाहिए? तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ चार्ज of 1 coulomb from one place to another is said to be 1 volt। अब आप कहेंगे सर क्या 1 जूल हमेशा? तो मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पे क्या लिया गया? स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर आप यहां पे ले लो, जैसे मिसाल के तौर पर यहां पे जूल में ले लूं, फॉर एग्जांपल 0.5 ले लूं जूल, तो मुझे कूलम कितना लेना पड़ेगा? हम्म, नहीं, जरूरत थोड़ी है। नहीं, और भी तो कोई वैल्यू हो सकती है। बताओ, जल्दी बताओ। डिवीजन में वही वैल्यू लेनी पड़ेगी, मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है। जैसे 1 अगर मुझे लाना हो तो एक चीज 1 हो सकती है, दूसरी चीज 10 हो सकती है, एक 1/10 हो सकती है। लेकिन डिवीजन में वैल्यू क्या रहेगी? दैट विल बी सेम, तभी डिवाइड होके 1 आएगा।
ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि अगर मल्टीप्लीकेशन में अगर होता है, जैसे मान लीजिए Q इज इक्वल टू आई टी, ये था, तो 1 कूलम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 एम्पियर करंट कितनी देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए। लेकिन अगर मैं 0.1 एम्पियर करंट 10 सेकेंड के लिए फ्लो कराऊं तभी तो 1 एम्पियर 1 कूलम होगा, है कि नहीं? अगर मैं 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो करा रहा हूं तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, 1 कूलम। और अगर मैंने 0.1 एम्पियर फ्लो करा रहा हूं कितनी देर के लिए, 10 सेकेंड के लिए, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, 1 कूलम। लेकिन यहां पे बात हो रही है सिर्फ स्टैंडर्ड की, तो अगर जैसे माइंड में आता है ना कि सिर्फ 1 ही क्यों, तो वो क्या है, दैट इज अ स्टैंडर्ड टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ये थोड़ी कहा जा रहा है कि 1 कूलम के लिए हमेशा 1 एम्पियर चाहिए। अगर 0.1 एम्पियर है तो टाइम क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा। लेकिन डेफिनेशन में ये नहीं करना, ये हमारे समझ के लिए। ठीक है, तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू नेक्स्ट। ये हो गई बात वोल्टेज की। अब नेक्स्ट जो बात है जो आपको ध्यान देना है, एंड दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या है, द पाथ। ये क्या है, रास्ता, किसका, चार्ज के फ्लो करने का, सिंपल। ठीक है, और चार्ज फ्लो कब करेगा, जब उसको क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल, तभी फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट करते हुए, वायर को कनेक्ट करते हुए, स्विचेस को कनेक्ट करते हुए, अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हुए और एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। पॉइंट समझ में है? ठीक है, दैट इज व्हाट द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अच्छा, जो इलेक्ट्रिक करंट पाथ कवर्ड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जो पाथ कवर करेगा, रास्ता, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल। ठीक है, सो व्हाट इज दैट, इलेक्ट्रिक सर्किट इज व्हाट, द टोटल पाथ कवर्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। अब उसमें बीच बीच में जो है इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, कीज लगी हुई हैं, तो अब उसके सिंबल्स इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में पूछ सकता है, डायग्राम देके इसका आगे नाम भी पूछ सकता है, क्योंकि इस टाइप के +2 यानी 12th लेवल पे सैंपल पेपर में दिखे हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन। 10th में तो मुझे नहीं दिखा है, लेकिन जाहिर सी बात अगर एक चीज माइंड में आ रही है तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है 1 मार्क में ये भी दे दे कि भाई ये बताओ, और इसके आगे एक डैश लगा दे, ये क्या है। ठीक है, दिस इज व्हाट क्लोज की, दिस इज व्हाट ओपन की। तो डायग्राम्स, ये जो इसके इलेक्ट्रिक सर्किट है, और कंपोनेंट्स, बेसिकली क्या, कंपोनेंट्स, कि बल्ब को कैसे शो किया जाता है, ठीक है, रेजिस्टर्स को कैसे शो किया जाता है। फिर उसके बाद रियोस्टेट, रियोस्टेट मैंने आप लोग को दिखाया भी था। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टर, यानी आप उस पर स्लाइड करते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती या घटती चली जाती है। लैब में देखा उसको, इस टाइप से होता है। सर हम्म अगर रियल स्टेट में ये नॉर्मल रजिस्टर है हम्म और उसमें वोल्टेज सेम आ रहा है, हम्म मान लीजिए 5 वोल्ट, हम्म और रेजिस्टेंस, रजिस्टर की रेजिस्टेंस थी 2 ओम, हम्म और अगर करंट की वैल्यू में चेंज करूं, हम्म मान लीजिए 3 एम्पियर से 4 एम्पियर या 5 एम्पियर कर दूं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। करंट अपने आप कैसे फ्लो करा दूं मैं, वो तो इस पर डिपेंड करेगा। V is directly proportional to I। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाँ V अगर सेम है तो जाहिर सी बात है I और R में किसी को चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, मींस अगर V 10 वोल्ट ही रखना है तो 1 एम्पियर करंट 10 ओम रेजिस्टर पे फ्लो कर सकता है, तो 10 वोल्ट आया। 10 वोल्ट अभी भी रखना है तो आप 10 एम्पियर करंट 1 ओम रेजिस्टर, तब भी क्या आएगा, 10 वोल्ट ही आएगा ना। सर वोल्टेज सेम है तो करंट भी तो सेम ही रहेगा। क्या चीज, रेजिस्टेंस चेंज करेगा तब तो चेंज करेगा, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल ना। मटेरियल चेंज करोगे, उसकी लेंथ चेंज करोगे, क्रॉस सेक्शन चेंज करोगे, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। सेम कंडीशन है तो नहीं चेंज होगा, वही तो पढ़ा।
ठीक है, तो यहां पे जब आप सिचुएशंस, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओम्स लॉ। सब रेजिस्टर पे क्वेश्चन पूछने लगे अभी, अब इससे अच्छा ओम्स लॉ ही स्टार्ट कर देते हैं। चलो ओम्स लॉ, सबके क्वेश्चंस अलग अलग आ रहे हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है? ठीक है, ओम्स लॉ कहता है कि अंडर सिमिलर या सेम फिजिकल कंडीशंस, ठीक है, मटेरियल सेम हो, टेम्परेचर सेम हो, ह्यूमिडिटी सेम हो, लैब कंडीशन सेम हो, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सेम हो, सब कुछ अगर सेम हो, तो उस वक्त अगर आप उसमें वोल्टेज बढ़ाओगे तो फिर करंट बढ़ेगा, और वोल्टेज घटाओगे तो करंट घटेगा। जैसे मिसाल के तौर पर अभी आपका ये पंखा है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इसमें रेजिस्टर है ना, क्या यहां पे रोजाना बैठ के रात में चेंज करते रहते हैं? नहीं। तो खुद देख लो कि जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है तो क्या होता है, करंट बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे ही वोल्टेज घटता है तो करंट घट जाता है। अब वोल्टेज बढ़े, 220 आ रहा है वोल्ट घर का, फिजिकल कंडीशन बेटा, जैसे जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो, उसका जो लेंथ यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके जो क्रॉस सेक्शन यूज कर रहे हो, बेटा क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हो, लेकिन पॉइंट को समझो इस चीज को। अब मैं वोल्टेज पढ़ाऊंगा तो आप रेजिस्टेंस पूछोगे, रेजिस्टेंस पढ़ाऊं तो आगे आप रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन पूछने लगो, तो रिवीजन हो पाएगा? मैं तो ये कह रहा हूं ना, जो टॉपिक चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं करेंगे मतलब? हाँ, तो वही मैं कह रहा था ना कि अभी मैंने रेजिस्टेंस स्टार्ट नहीं किया था। आप ऊपर देखिए क्वेश्चन, वेरिएबल रेजिस्टेंस की सर डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, तो ये सब जो है, तो इसीलिए मैंने फौरन स्टार्ट कर दिया ना टॉपिक। नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। ओहो, मैं ये कह रहा हूं कि रिवीजन तभी, बेसिकली तो यहां पे मैं जो रिवीजन करा रहा हूं इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। यू हैव द वीडियोस, खूब देखो। मैं यही कह रहा हूं ना कि चलो ठीक है, ओके लीव इट। तो यहां पे वही है कि जब हम सिमिलर कंडीशन, मतलब टेम्परेचर, क्योंकि जाहिर सी बात टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, लेकिन वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। देयर इज अ कोफिशिएंट ऑफ इट, ठीक है, जो जिस कोफिशिएंट को हम यूज करते हैं, बट दैट इज नॉट इन दिस क्लास। ठीक है, तो वो कह रहा है कि टेम्परेचर सेम हो, मटेरियल सेम हो, उसकी लेंथ सेम हो, क्रॉस सेक्शन सेम है, सारी फिजिकल कंडीशन क्या हो, सेम हो, तब जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे तो करंट घटेगा। दैट इज अ रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, सिंपल, देयर इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये बात हो रही है कि अगर मुझे इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हमें इक्वल साइन से, क्योंकि इक्वल पे ही तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने अगर ये बोला कि 5 इज इक्वल टू ए बी, तो इज इक्वल टू ए बी का मतलब ए और बी मल्टीप्लाई होके 5 देंगे। अगर मैं बोलूं 5 इज प्रोपोर्शनल टू ए बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी की डायरेक्ट वैल्यू 5 आएगी? जरूरी नहीं है। तो मुझे वैल्यू चाहिए, तो मुझे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के क्या करना है, इक्वल साइन लगाना है। तो जाहिर से बात है वहां पे कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, और अगर सारी कंडीशन सेम है तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस पे, अब और दूसरे तरीके से,
दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब समझ रहे हैं, कांस्टेंट रेजिस्टेंस पे वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे तो करंट घटेगा। दैट इज रिलेशन विच इज नोन एज व्हाट, द ओम्स लॉ। ठीक है, इसकी एक्टिविटी जो दी हुई है, इसकी एक्टिविटी जो दी हुई है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन 100% आ सकते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर, दैट इज द ओम्स लॉ, और इसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ये सारी चीजें आपको पता है। अब यहीं से स्टार्ट होती है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। मींस अगर हमें अब देखो वोल्टेज का एक और हो गया ना, एक वोल्टेज का आपको फॉर्मूला क्या मिला, W/Q। ये कब यूज करेंगे, जब वर्क की बात होगी, एनर्जी की बात होगी और चार्ज की बात होगी। और वोल्टेज हम निकालेंगे किससे, करंट और रेजिस्टेंस से, जब करंट और रेजिस्टेंस की बात होगी। तो दो फॉर्मूला हमें वोल्टेज के मिल गए। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, दैट इज V/I। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, दैट इज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स अपॉन द करंट फ्लोन। यानी कि दो एंड्स हैं, और जाहिर सी बात है ये दो एंड्स क्या हैं, ये दो एंड्स क्या हैं, जो कि पोटेंशियल से कनेक्टेड हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं कि सेल के दो हिस्से से कनेक्टेड पॉइंट्स। ऐसे आप समझ सकते हैं, अगर एसी करंट की हम बात करें तो दो जो तार आप लगाते हो उस सॉकेट में, वो दो एंड्स हैं। तो अगर आपने दो एंड्स कनेक्ट किए किससे, पोटेंशियल से, और उस पोटेंशियल के थ्रू जो है करंट फ्लो किया, और जाहिर सी बात है करंट किस पर फ्लो करेगा, वोल्टेज पर डिपेंड करेगा ना, कि वोल्टेज ज्यादा तो करंट ज्यादा, वोल्टेज कम तो करंट कम। तो जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, द रेशियो ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स टू द करंट फ्लोन थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, तो ये रेशियो क्या कहलाएगा, दैट विल बी, गुड, वेरी गुड, that is called what, the resistance, that is R is equal to V/I। ठीक है, अब देखो वही चीज होगी कि फैक्टर्स क्या हैं जो रेजिस्टेंस पे असर डालेंगे, मतलब किसी का रेजिस्टेंस है। चार्ज का फॉर्मूला I/D होता है, I इसमें टाइम में कितना चार्ज, नहीं, Q इज इक्वल टू IT होगा ना, I इंटू टी, कितना करंट कितने टाइम में, तभी तो वो चार्ज कैरी करेगा। देखो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितने टाइम में कितना चार्ज, वो करंट है। ठीक है, और करंट कितना टाइम में, उससे आइडिया मिलेगा क्या, चार्ज का। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। पॉइंट को समझो, ओम्स लॉ क्या कह रहा है, फिजिकल कंडीशन से मतलब कांस्टेंट रेजिस्टेंट, तो वोल्टेज करंट पे क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। कम वोल्टेज तो कम करंट, ज्यादा वोल्टेज तो ज्यादा करंट। लेकिन रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है, किससे फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस कब चेंज करेगा, जब आप मटेरियल चेंज करोगे। कॉपर से आयरन कर दिया, आयरन से सिल्वर कर दिया, सिल्वर से गोल्ड कर दिया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, चेंज करती चली जाएगी ना। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिखा यहां V इज इक्वल टू आई आर सिल्वर, ठीक है, और यहां लिखा V इज इक्वल टू आई आर गोल्ड, और फिर लिखा V इज इक्वल टू आई आर कॉपर, और V इज इक्वल टू आई आर आयरन। अब ये बताओ, जब आई आर एस, आई आर जी, आई आर सी, आई आर आई मल्टीप्लाई होगा, मान लो यहां पे आ रहा था 10 वोल्ट, और मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं, ठीक है, करंट करंट जो है यहां पे था मान लो 2 एम्पियर, तो जाहिर सी बात रेजिस्टेंस ऑफ ये सिल्वर हो गया हमारा 5 ओम मान लो। ठीक है, अब देखो 2 एम्पियर करंट, 10 वोल्ट, 5 ओम रेजिस्टेंस। अब गोल्ड का मान लो हो गया 6 ओम रेजिस्टेंस, मान लो, दैट इज नॉट द वैल्यू, हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं। तो ये बताओ 6 ओम हो गया है, 2 एम्पियर करंट हो गया, अगर फ्लो कराना है उस तार से 2 एम्पियर, तो देखो कितना वोल्टेज रखना पड़ेगा, चेंज हो गया कि नहीं वोल्टेज, क्यों चेंज हो गया, वोल्टेज क्यों चेंज हो गया, वाई, रेजिस्टेंस चेंज हो गया।
समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टेंस अगर चेंज करोगे तो वो वोल्टेज पे फर्क डालेगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। लेकिन रेजिस्टेंस चेंज कर सकता है। दूसरी कंडीशन, सेम मटेरियल है, कॉपर ही है, मैंने लगाया तार, ठीक है, पंखे में तार बांधा, अब अगली बार ले गए, वहां पे कोई अनाड़ी बैठा हुआ था, उसने पतले तार लगा दिए, तो क्या हो गया, सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, एक मोटा तार है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, और ये पतला तार है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। तो जब आप पतला तार कर दोगे तो वही 220 वोल्ट मिल रहा है, वही करंट की सप्लाई है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पंखा फूक जाएगा, क्योंकि पतला तार करने की वजह से क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि कम स्पेस में से उतनी इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना है। समझ में आया? तो यहां पे वही चीज है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। थर्ड मींस लेंथ, सही मटेरियल कॉपर है, अब पता चला आपको 1 मीटर बांधना था, आपने उठा के 2 मीटर बांध दिया, तो अब क्या होगा, जितना लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, आपने 1 मीटर तार लिया तो उसकी अपनी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू, 2 मीटर तार लिया तो उसकी अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के ऊपर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के ऊपर। अब जब हम बात करेंगे आगे कि इसको चेंज करना है किससे, इक्वल साइन से, तो ऑब्वियसली जो मटेरियल यूज हो रहा है तो उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, और कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज रो, एंड दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। यानी जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज व्हाट, रो एल बाय ए। ठीक है, अब आप कहेंगे रेजिस्टिविटी कब चेंज करेगी, जब से मटेरियल चेंज होगा, यानी मटेरियल चेंज करोगे रेजिस्टिविटी चेंज होगी। लेकिन कॉपर है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी भी क्या है, रेजिस्टेंस है, लेकिन वो रेजिस्टेंस जो एक पर्टिकुलर फिक्स कंडीशन में कैलकुलेट की जाती है। तो जब एक कंडीशन फिक्स है तो उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, फिक्स। यानी कि अगर मुझे निकालना है एक कॉपर वायर, मैंने 2 मीटर लंबा लिया, तो 2 मीटर कॉपर वायर का रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ होगी। अगर आपने 1 मीटर कॉपर वायर लिया तो 1 मीटर कॉपर वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लेंथ कम हो गई, रेजिस्टेंस कम हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये 2 मीटर वायर के कॉपर की रेजिस्टिविटी और 1 मीटर कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, वैल्यू उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्योंकि रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हम क्या कंडीशन लेते हैं, 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी उस मटेरियल का अगर हम 1 मीटर लें और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया लें, तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस है वो उसकी क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी कहलाएगी। जैसे कॉपर है, उसका मैं क्या लूं, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उस कंडीशन में जो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, तो क्या कंडीशन चेंज कर रहा हूं रेजिस्टिविटी के लिए, नहीं, हमेशा कंडीशन क्या ले रहा हूं, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसीलिए चाहे कॉपर वायर तुम 10 मीटर ले लो, 50 मीटर ले लो, यहां से लेके पूरा तुम बस स्टेशन तक चले जाओ, रेजिस्टेंस चेंज करता जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या डिनोट करती है, उस कॉपर वायर के 1 मीटर टुकड़े और 1 मीटर स्क्वायर के कंडीशन के ऊपर की रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम, और रेजिस्टेंस क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आर की अब देखो दो फॉर्मूला मिल गया, आर इज इक्वल टू वॉट, वी बाय आई, एंड आर इज इक्वल टू वॉट, रो एल बाय ए। दो फॉर्मूला हमें रेजिस्टेंस के मिल गए। अब फॉर्मूला कौन से यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि इंफॉर्मेशन कौन सी है, क्या गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब आप जब हाई क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा टेम्परेचर रेजिस्टिविटी भी चेंज करती है। ठीक है, एंड दैट
कोफिशिएंट इज नोन एज अल्फा। अल्फा पूरा बकायदा फॉर्मूला होता है, टेम्परेचर में उसको प्लस माइनस किया जाता है तब जाके वो रेजिस्टिविटी। बट अंडर सिमिलर कंडीशन, सेम कंडीशन क्या रहेगा, दैट विल बी सेम। तो क्या ये जो पढ़ रहे हैं गलत है? नो, क्योंकि हम बार बार क्या बोल रहे हैं, सेम कंडीशन। तो जब कंडीशन सेम है तो फिर टेम्परेचर भी काउंटेड है उसमें, कि टेम्परेचर सेम है। फिजिकल कंडीशन में वो भी काउंट करके चल रहे हैं। तो अगर टेम्परेचर सब सेम है, जैसे मिसाल के तौर पर अभी ये पंखा है, अभी गर्म होने लगे, बहुत देर से चल रहा हो, गर्म होगा, तो ये बताओ वो टेम्परेचर जो है उस कॉपर वायर की जो वाइंडिंग है उसकी, उसके रेजिस्टेंस में फर्क डालेगा कि नहीं डालेगा? डालेगा। इसीलिए बहुत देर तक चलाओ तो क्या हो जाता है, फूक जाएगा, जल जाएगा, इसी वजह से हो जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिकल कंडीशंस है। यहां पे हम थोड़ा क्या लेके चलते हैं, थ्योरेटिकल कंडीशंस को लेके चलते हैं। ठीक है, चलो आज इतना ही, फिर इसके आगे कल बात करेंगे। और मेन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है उसको भी स्टडी करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के कल पहले न्यूमेरिकल थोड़े बहुत एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे। यस